नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका एक्ट के बारे में, है ना। काफी टाइम से अपनी लगभग 6-7 क्लासेस पहले हो चुकी है। हम अ, लगभग धाराएं पढ़ चुके हैं, एकदम आराम आराम से इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। तो इसका फायदा आप लोगों को अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, है ना। ताकि क्या है कि अपन धीरे धीरे एक क्लास के अंदर मान के चलो, अगर बड़ी धाराएं हैं तो अपन 2 धाराएं या 3 धाराएं पढ़ते हैं, लेकिन अगर छोटी धाराएं हैं तो हम लगभग 5, 7, 8 या कई बार 10 धाराएं भी पढ़ लेंगे। अब तक अपन लगभग 28 धाराओं के आसपास पढ़ चुके हैं। और मेरे हिसाब से मैंने हर धारा को पूरा का पूरा डिटेल में एकदम खोल के एकदम पूरा पूरा आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप उनको पढ़ना अच्छे तरीके से। अच्छा, एक चीज और, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि एक्ट के अंदर तो इतना बड़ा बड़ा कुछ दिया हुआ है, सर तो बिल्कुल छोटा छोटा करवा रहे हैं। तो देखो, इनको एकदम विश्लेषणात्मक रूप से हम क्या करते हैं, इसको एकदम छोटा कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, पूरी की पूरी जितनी भी धाराएं हैं सही से धाराएं पढ़ो, है ना। सही से धाराएं पढ़ ली जो मैं करवा रहा हूं। अब आप क्या करना, इसको याद करना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है। क्योंकि आप जब देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो इन्हीं में से मिलेंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि यार हमने चीजें कम पढ़ी है या यहाँ पे चीजें कम पढ़ाई जा रही है, तब आप क्या करना, फिर अपना नगर पालिका एक्ट खोलना, है ना। कहीं से भी आपको डाउनलोड फॉर्म में मिल जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 लिखोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ से उसके बाद उसको पढ़ना। पहले का काम है आप लोगों का, अच्छे तरीके से इसको याद करना, इस पे अपनी पूरी पकड़ बनाना, पूरी समझ बनाना। जब इसकी आपको हर एक चीज रग रग से वाकिफ हो जाओगे ना आप, तब आप देखना कि जैसे ही आप नगर पालिका एक्ट को खोलोगे, आपको लगेगा हाँ यार ये बात हमारी पड़ी हुई है। हाँ, ये बात, बस उसने लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग की हुई है, बाकी चीजें वो की हुई सेम टू सेम ही है। बढ़िया तरीके से समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा है ना। फिर आपका जो हवा हो ना दिमाग के अंदर कि यार सर कम करा रहे हैं या फिर इसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। भाई सिंपल सी बात है, अधिनियम से बाहर तो क्वेश्चन आने से रहे, है ना। अधिनियम में क्वेश्चन है वही तो आएंगे, और जो अधिनियम है वो सारा का सारा हम पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को। आप इनको पढ़ना, इनको याद करना, कंठस्थ करना, 2, 3, 5, 10, मैं कहता हूं कम से कम 20 बार आप इसका रिवीजन करना। उसके बाद आप नगर पालिका एक्ट खोलना और उसका 2 से ढाई बार या 3 बार रिवीजन कर लेना। बात खत्म। आपके नगर पालिका एक्ट में एक भी नंबर कटने वाला नहीं होगा। कोई हो सकती है चीज आपको उस समय पे उन्होंने कोई ऐसी शब्दावली यूज कर दी जिसके अंदर हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, जैसे निर्बंधन यूज कर दिया ना, आपको समझ में नहीं आया कि यार इसका मतलब क्या है। तो हो सकता है कि आपका एक आधा नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी 99% चांसेस में आपको लगभग सारे सारे क्वेश्चन नोट्स में से ही मिलेंगे। ठीक है। बाकी अपन शायद कल की क्लास में और डिस्कशन करेंगे इसको आगे अपन, कि किस प्रकार से अब अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए। क्या हम जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो उसकी तैयारी के लिए क्या कुछ रहेगा, है ना। अभी अपन क्या करते हैं, नगर पालिका एक्ट को शुरू करते हैं, आगे की कुछ धाराओं को पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में। धारा नंबर 28, निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध से संबंधित मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। जब भी कोई एमपी होता है या एमएलए होता है, उनके लिए एक कुछ नियम बनाए होते हैं कि अगर इन लोगों ने ये करते किए तो वो किसमें शामिल होंगे, चुनावी अपराध में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे, यानी कि उनको क्या माना जाएगा, चुनावी अपराधी माना जाएगा। निर्वाचन से संबंधित उन्होंने क्या किए हैं, अपराध किए हैं। सिंपली भाषा समझो, कुछ नियम है। क्या है, नियम है। वो नियम किसके लिए होते हैं, एमपी के चुनाव में या फिर एमएलए के चुनाव में, है ना। ये नियम है, जो नियम कहां पे लागू होंगे, एमपी के चुनाव में या फिर एमएलए के चुनाव में। अच्छा, अगर इन नियमों का पालना नहीं करता है तो वो क्या कहलाएगा, निर्वाचन में अपराध किया इसने कुछ ना कुछ। निर्वाचन में क्या किया, अपराध किया है। तो ये क्या हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे एमपी का हो चाहे एमएलए का हो, वो सभी क्या हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। किस अपराधी हो जाएंगे, निर्वाचन संबंधित जो अपराध है उनके अंदर क्या हो जाएंगे, अपराधी घोषित हो जाएंगे। अच्छा, जैसे जो अपराध उनके लिए है, जो नियम एमपी या एमएलए के लिए हैं, सेम वो के वही नियम, बकायदा पूरा नहीं लिख करके उन्होंने क्या बोल दिया कि सेम वो के वही नियम किस पे लागू होंगे, नगर पालिका के चुनाव में भी लागू होंगे। चाहे कोई सदस्य का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए। समझ रहे हैं मोटे मोटे तौर पे क्या करने का मतलब है इसका। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एमपी और एमएलए के जो चुनाव होते हैं, है ना, उसके लिए कुछ अपराध है कि अगर इस बंदे ने ये किया तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। समझ आई बात। वो के वही रूल किसके लिए फॉलो हो रहे हैं, अपने नगर पालिकाओं के लिए। नगर पालिका के जो चुनाव होंगे
उस समय वो के वही रूल फॉलो होंगे। वो बस लिखे नहीं, डायरेक्ट आपको बता दिए गए हैं। समझ आई चीजें? चलिए आगे देखते हैं अपन अब। धारा 33, भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, सिंपल सी बात आप समझोगे कि भ्रष्ट आचरण किसे कहते हैं। इसमें ये कहा गया है कि नगर पालिका के चुनावों के संबंध में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करता है तो उसके ऊपर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के अंदर, धारा 29 के अंदर हमें क्या बताया गया है कि वही भ्रष्ट आचरण के बारे में समझाया गया कि भ्रष्ट आचरण क्या क्या हो सकते हैं। भ्रष्ट आचरण जैसे कि रिश्वत, उपहार आदि को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा यदि निम्न को दिया जाए, यानी कि रिश्वत और उपहार। उपहार मेनली, उपहार को अपन सीधा कह दिया उपहार, है ना, कि गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट ऐसे नहीं कि बर्थडे का गिफ्ट दे दिया। उपहार भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी को रिश्वत देता है या फिर उपहार देता है तो वो किस श्रेणी के अंदर माना जाएगा, वो माना जाएगा भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में। अगर वो किसको देता है, या तो उम्मीदवार को देता है या फिर मतदाता को देता है। किन किन को देता है, या तो उम्मीदवार को दे रहा है या फिर मतदाता को दे रहा है। इसको अच्छे तरीके से और समझो आप। यहां देखते हैं, मान लेते हैं अपन, चेंज कर, मान लेते हैं कोई उम्मीदवार है ए, एक उम्मीदवार है बी और एक उम्मीदवार है सी। ठीक है, ए उम्मीदवार है, जैसे मान लो कि अपन बात करें, या अपन सिंपल सी भाषा में अगर इनको देखना चाहें तो उम्मीदवार को कैसे उपहार दिया जाता है या रिश्वत दी जाती है, उसका एग्जाम्पल अपन समझें। ए है, वो है ब्राह्मण, क्या है, ब्राह्मण है। बी है राजपूत और सी भी कौन है, राजपूत। ठीक है, टोटल वोट है मान लीजिए 20,000। कितने, 20,000। इसके अंदर ये माना जा रहा है कि लगभग 8,000 वोट आएंगे ब्राह्मण को, उसके बाद में 6,000 वोट आ सकते हैं इस कैंडिडेट को। टोटल तो थोड़ा और इजी है मेरे पास। इसी जगह पे 3 जने चुनाव लड़ रहे हैं, ए बी सी, ब्राह्मण, राजपूत और राजपूत। टोटल वोट है वहां पे 20,000। कितने, 20,000। अब 20,000 में से वहां पे जो 12,000 वोट है वो किनके हैं, राजपूतों के। किनके हैं, राजपूत कम्युनिटी के 12,000 वोट है। और बाकी के अदर से, यानी कि ब्राह्मण के मान लो आप ना, तो ब्राह्मण को कितने मिलेंगे, 8,000। इनको राजपूत को कितने मिल रहे हैं, अब 6,000 मान लें क्योंकि कम्युनिटी का वोट डिवाइड हो चुका है। 6,000 वोट किनको मिल गए, इनको। इस हिसाब से देखा जाए तो जातिगत जो समीकरण होते हैं उनके हिसाब से तो ये तो फेल हो गए। पहले क्या था कि इनके पास 12,000 वोट थे तो सभी को लग रहा था यहाँ पे तो राजपूत जीतेगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 6,000 वोट यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब जीतेगा कौन, ब्राह्मण, जिसकी पॉपुलेशन हालांकि कम थी लेकिन फिर भी कौन जीत रहा है, यहाँ पे ब्राह्मण जीत रहा है, और राजपूत क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हार रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, कुछ कंडीशन ये बन सकती है कि ये जो राजपूत है ये क्या करेगा, सी वाले राजपूत को क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ। कितने देता हूँ, 5 लाख रुपए देता हूँ, आप क्या करो, अपना नामांकन वापस ले लो। अब जैसे ये नामांकन वापस लेंगे, लेते सारे क्या हो जाएगा, ये 6,000 वोट इधर पड़ गए, ये क्या टोटल 12,000 हो गए। अब कौन जीत जाएगा, राजपूत समाज जीत जाएगा, या राजपूत कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। तो समझ आ रही चीजें क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक उम्मीदवार को चुनाव न लड़ने के लिए उपहार दिया जा रहा है कि तू चुनाव मत लड़, मैं क्या करूं, तेरे को रुपए दे दूंगा, तेरे को उपहार दे दूंगा, तेरे को क्या करूंगा, मैं सामान दे दूंगा, है ना, कोई भी गाड़ी दे दूंगा या कोई प्लॉट दे दूंगा। ऐसा चलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा सरपंची के चुनाव होते हैं, ज्यादातर उसके अंदर होता है जातिगत जो समीकरण बिठाए जाते हैं ना कि यार कुम्हार समाज के इतने हैं, जाट समाज के इतने हैं, बिश्नोई समाज के इतने हैं, इतने इतने हमारे वोटर है यहाँ पे, तो ये बंदा जीत सकता है ना। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि किसी व्यक्ति को, एक को उम्मीदवार को पैसा खिलाया जा रहा है, उपहार दिया जा रहा है, किस एवज में, चुनाव न लड़ने की एवज में, है ना। किस एवज में दिया जा रहा है, चुनाव न लड़ने की एवज में। अब एक कंडीशन और देखो, मान लेते हैं चुनाव लड़ रहे हैं 2 जने, ए और बी। ए है ब्राह्मण और दूसरे जाट। ठीक है, अब कंडीशन क्या बन रही है, अब दोनों के लगभग बराबर बराबर वोट है। कितने हैं, बराबर बराबर वोट है। मान लेते हैं यहाँ पे टोटल वोट है 20,000। ठीक है, इन भाई साहब के वोट है कितने, लगभग मान लो 9,000, कौन के कितने हैं, 11,000। अब सबको पता है कि कौन जीतेगा,
जाट समाज का जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। भी अपन ऐसा नहीं कर रहे कि सारे उसी को वोट छोड़ना देते हैं, अपन सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं कि इस वक्त कौन जीतेगा। जाट समाज का कैंडिडेट जीतेगा अगर अपन देखा जाए तो। और ब्राह्मण समाज के वोट कितने हैं? 9,000 है, इनके कितने हैं? 11,000 है। अब ये बंदा है, ये क्या करेगा? अपना एक दिमाग यूज कर लेगा। ये क्या करेगा? इसी समाज का एक बंदे को और खड़ा कर देगा। जाट समाज के ही किसी बंदे को बोलेगा कि भाई तू क्यों नहीं खड़ा हो रहा, तेरे को खड़ा होना चाहिए, तू बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तेरे में नेता वाली एबिलिटी है, ये है वो है। या तो ऐसे पंप मार मार के चढ़ा देगा कि तू खड़ा हो, थर्ड पर्सन जाएगा। या फिर ये ब्राह्मण कैंडिडेट है वो खुद ही पहुंच जाएगा दूसरे बंदे के पास में, दूसरे किसी जाट कैंडिडेट के पास में, उसको जाके बोलेगा तू चुनाव लड़, जितना खर्चा आएगा सारा मैं दूंगा, तू बढ़िया प्रचार कर, तेरा नाम होगा बढ़िया तरीके, तू हालांकि मेरे को पता हार जाएगा लेकिन सारा का सारा तेरे को खर्चा मैं दूंगा, प्लस तेरे को एक्स्ट्रा रुपए भी दे दूंगा। जैसे कि चुनाव में खर्चा आएगा 2 लाख रुपए, तो वो तो 2 लाख रुपए मैं दूंगा ही दूंगा तेरे को, प्लस मैं तेरे को 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। अब 3 लाख रुपए के एवज में तो और कोई बंदा खड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही तीसरा पर्सन खड़ा हो गया, कौन सा? सी, ये भी किस कम्युनिटी का है? मान लो जाट कम्युनिटी का है। तो ना करते हुए भी ये 3-4 हजार तो वोट ले जाएगा। 11,000 में से 3-4 हजार वोट अगर ये ले गया, अब कौन जीत गया? ब्राह्मण जीत गया। इस टाइम पे क्या किया जा रहा है? पैसा दिया जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए। किसके लिए? चुनाव लड़ने के लिए। यही बात यहाँ पे बताएगी। अब देखो इस चीज को, उम्मीदवार चुनाव लड़ने या न लड़ने या नामांकन वापस लेने के लिए क्या किया जा सकता है? इनको उपहार या फिर रिश्वत दी जा सकती है। समझ में आ गई क्या बात करना चाह रहा हूं मैं? दूसरा, मतदाता को कैसे किया जा सकता है? मतदाता को उन्होंने क्या किया कि आप हमारे को वोट देना। सिंपल सी बात है, आपने सरपंची के चुनाव में देखा, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी जो ऑडियंस है लगभग ऐसा है गांव से संबंधित है ना। और गांव का सरपंची का चुनाव सबसे तगड़ा होता है। एमएलए के चुनाव से ज्यादा क्या होता है? सरपंची के चुनाव में दावेदारियां और तगड़ी लड़ाइयां होती है। ठीक है, तो हम उससे ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। बाकी आपको जो जो एग्जाम चुनाव से आप संबंधित हो उनसे आप समझ लीजिएगा। तो मतदाता को कैसे खरीदा जाता है? मतदाता के घर पे शराब दी जाती है ना, नगद पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई जैसे नॉनवेज की स्टॉलें खोल दी जाती है, खाना खिलाया जाता है, भंडारे खोले जाते हैं, वो सभी चीजें क्या है कि आप क्या करना, हमारे को वोट देना, है ना। नोट के बदले वोट, आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुनी होगी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? मतदाता को खरीदा जा रहा है पैसे देकर, शराब या फिर किसी और खाने पीने की चीजों का लालच दे करके, है ना। तो मतदाता को वोट देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? लालच दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, या फिर उपहार दे रहे हैं। यहां तक चीजें समझे। या फिर वोट न देने के लिए कि अब मेरे को पता है कि ए कैंडिडेट बी कैंडिडेट, जैसे आपने अभी एग्जांपल से समझा था ना, ये है जाट जाट दो जने खड़े हैं। अब मैं जाकर के किसी बंदे को, जैसे मान लो ये बंदा है ना, ये जाकर के इन 4 लोगों से मिलेगा, इनको बोलेगा आप इसको वोट मत देना, आप इनको वोट मत देना, आप वोट इनको दे देना चाहिए। या तो इनको देना ही मत, या तो देना इसको देना, नहीं तो आप इसको तो मत ही देना, बात ही खत्म, या देनी मत जाओ। भाई सिंपल सा एक एग्जांपल से समझे। कई बार आरोप भी लगते हैं, जैसे अपने यहाँ पे अभी एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एक जगह थी जहां पे चुनाव होने वाले थे, है ना। तो चुनाव में ऐसा सामने आया कि अलग अलग पार्टियां, जैसे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि वहां पे मोमडन्स ज्यादा थे और हिंदू कम थे। इस वजह से कहते हैं कि बीजेपी जो थे उन्होंने क्या किया, पुलिस का सहारा लेकर के जितने भी मोमडन कैंडिडेट आ रहे थे उनके गलत तरीके से उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया। उनको लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़ा रखा, उनको एक एक कैंडिडेट को आधा आधा घंटे तक अंदर पूछताछ के लिए, अंगूठे के लिए, है ना, अलग अलग तरीके से उनको रोक के रखा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि यहाँ पे मोमडन जो कम्युनिटी है वो ज्यादा है, ये आराम से जीत जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ हिंदुओं के वोट पड़ने दिए, मोमडन्स के वोट ही नहीं पड़ने दिए। तो क्या गए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंदा जीत जाएगा। ये चीज सेम यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे क्या जा रहा है, वोट न देने के लिए बोल दिया कि आपको सिंपल है। मेरे को पता है कि अगर मान लो मेरे पास 5 बंदे हैं या 100 बंदे हैं, 100 बंदों को मैंने सिर्फ इसलिए खरीद लिया कि भाई अगर मान लो मैंने उसको 500 सबको 500 रुपए दे दिए कि मैं आप सबको 500 रुपए दे रहा हूँ, आप मेरे को वोट देकर मेरे को ही वोट देना। अब क्या पता अंदर जाके किसको वोट दे, लेकिन मेरे को ये पता है कि यार ये जाएंगे ज्यादा ज्यादा उनको वोट दे सकते, तो मैं क्या करूँ, उनके वोट ही तोड़ दिए। उनको बोला आप वोट देने जाओगे नहीं, आप क्या करोगे, 500 के 500 बंदे मेरे घर पे बैठे रहोगे,
आप जाओगे नहीं वोट देने के लिए। ये भी किसके अंदर आता है? करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जैसे मतदाता को वोट देने या न देने के लिए भी आप किसी को देते हो, उपहार देते हो या फिर रिश्वत देते हो, ये भी किसके अंदर आएगा? भ्रष्ट आचरण के अंदर माना जाएगा। समरी सिंपल सी बात है, आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, कोई उपहार नहीं दे सकते, न किसी कैंडिडेट को दे सकते हो, न किसी मतदाता को दे सकते। यही है सिंपल सी बात, है ना? पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी थोड़ा मोटा आप चुनावों से या फिर समाज से, अपनी चीजों से जुड़े रहोगे, आपको चीजें अपने आप पता लगने लग जाएगी, बहुत इजी तरीके से याद होने लग जाएगी। और मेरे हिसाब से लगभग आप 21 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी होगी आपकी, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो कोई ना कोई एक या दो आप लोगों ने अब तक चुनाव देख चुके होंगे, है ना? तो आपको ये चीजें जल्दी से मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आता है धमकी देना किसी को, कि अगर तूने हमारे को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सब्सिडी कैंसिल करवा दूंगा, मैं तुम्हारे को ये करा दूंगा, तुम्हारे पापा को नौकरी से हटवा दूंगा, तुम्हारे पे झूठे केस लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप धमकी नहीं दे सकते। चोट, किसी को चोट पहुंचाना, कि मेरे को पता है ये 7-8 कैंडिडेट है, ये साइड से जा रहे हैं किसको वोट देने के लिए, मान लो बी मेरे को नहीं दे रहे, किसी दूसरे बंदे को जा रहे हैं, मैंने यार उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट करवा दिया, चोट नहीं पहुंचा सकते आप। सामाजिक बहिष्कार, ये तो बहुत ज्यादा चला था इस बार चुनाव के अंदर ही, है ना? कि कई बार देखते होते थे कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो स्पष्ट रूप से बोल देता था कि अगर तुमने वोट नहीं दिया बीजेपी को तो मतलब तुम क्या हो? हिंदू हो ही नहीं। क्या हो? हिंदू हो ही नहीं। तो ये भी किसके अंदर? सामाजिक बहिष्कार, कि आपको किसी के निकाल दिया जा रहा है, हिंदुओं से बाहर निकाल दिया जा रहा है। आध्यात्मिक देवी निंदा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, है ना? और अगर आपने नहीं साथ दिया तो तुम किसका साथ नहीं दे रहे हो? भगवान राम का साथ नहीं दे रहे हो। ऐसा चलता रहता है। कांग्रेस उधर आरोप लगाती है, बीजेपी इधर आरोप लगाती है ना? तो ये चीजें चलती थी चुनाव के अंदर, अगर आप देखोगे सभी आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक देवीय निंदा करना तो मुक्त मतदान से अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में माना जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चुनाव चिन्ह को छोड़कर वोट मांगने के लिए राष्ट्रीय या धार्मिक चिन्ह का उपयोग करना, है ना? क्या है? धार्मिक चिन्हों का उपयोग करना। मैं किसी भी एक किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं किसी कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं, बस जो जो चीजें यहाँ पे आती जा रही है मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ, है ना? कि ये चीजें आप कहां से समझोगे, ठीक है? जैसे कि अगर मैं इसी की बात करूं, ये चुनाव के अंदर क्या है, सारी चीजें होती है। जैसे इस बार के चुनाव की अगर अपन बात करें तो हर किसी ने, जितने भी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, सबने राम मंदिर की सबने फोटो लगा रखी थी वहां पे, सबने लगा रखी थी ना, राम मंदिर की फोटो लगा रखी थी। सब वोट मांग रहे थे, राम मंदिर में वोट मांग रहे थे। ये सिर्फ क्या है? चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि चुनाव चिन्ह को छोड़कर वोट मांगने की राष्ट्रीय धार्मिक चिन्ह का उपयोग नहीं करना है, वरना किसके अंदर माना जाएगा? वो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर माना जाएगा। धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना, हम हिंदुओं को काट देंगे, हम मुसलमानों को काट देंगे, हम हिंदुओं की जनसंख्या खत्म कर देंगे, हम मुसलमानों को काट देंगे, है ना? हम इनको खत्म कर देंगे, हम उनको खत्म कर देंगे, ये अलग धर्म का है, धर्म इनका छोटा है, नीच धर्म है, हमारा धर्म बड़ा है। सब चीजें देखते हैं अपन चुनाव के टाइम पे। ये भी क्या कहा गया है कि आप धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा नहीं दोगे। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो आप क्या कहलाओगे? भ्रष्ट आचरण आपका कहलाया जाएगा। तो धारा 29 के अंदर क्या लिया गया है? भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया गया है। और चीजें देखते हैं, भ्रष्ट आचरण के अंदर और चीजें देखते हैं। सती की महिमा, हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर स्पेशली देखा जाए तो सती प्रथा को बैन किया गया है ना? सती प्रथा अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया? सती प्रथा को बैन किया गया है। तो ऐसे कुरीति को अगर आके कोई महिमा मंडन करता है कि देखो यहाँ पे सती हुई थी, हम सती को ये मानते हैं, हम वो मानते हैं, वो तो देवी थी, या उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करे, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? भ्रष्ट आचरण के अंदर माना जाएगा। अन्य उम्मीदवारों के बारे में मिथ्या कथन प्रकाशित करना। अन्य उम्मीदवारों के बारे में कैसे? जैसे सिंपल सा मैंने बोल दिया कि ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट तो बिक चुका है, ये कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेगा, तो आप लोग उसके साथ में मत जुड़िए। तो ये मैंने क्या स्टेटमेंट दे दी? ये तो अपना नामांकन वापस लेगा, ये तो पैसे ले चुका है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जातिगण जो समीकरण है उनको खराब करने के लिए आया हुआ है। तो ऐसी में किसी भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता? ऐसी कोई मिथ्या घोषणा या फिर मिथ्या बात किसी के बारे में नहीं कर सकता, हालांकि चलता सब कुछ है ना? आगे देखो,
मतदाताओं को वाहन उपलब्ध कराना। ये तो देखा ही होगा आपने। जब चुनाव का दिन होता है, उस दिन सबसे ज्यादा प्यार बरसाया जाता है मतदाता के प्रति। हर पार्टी के, हर कैंडिडेट के न जाने कितने ही गाड़ियां चल रही होती है उस दिन। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक यही होता है कि वो मतदाता को अपने घर से लेके जाएंगे, बूथ तक लेकर के जाएंगे और बूथ से वापस उनको अपने घर पे छोड़ के जाएंगे। और पूरे रास्ते स्पीकर पे एक ही नाम होगा जो उस कैंडिडेट का नाम होगा। और वो सभी लोग सोचते भी चलो ये हमारे को वोट दिलाने के लेके जा रहे, हम इसी को वोट देते हैं। इन्फ्लुएंस होते भी हैं लोग, है ना। और ये अपन देखते भी हैं कि सभी हर किसी चुनाव के अंदर होता ही है। लेकिन ये भी क्या है, करप्ट प्रैक्टिस के अंदर माना जाएगा अगर किसी को वाहन उपलब्ध कराते हैं तो। हाँ, कैंडिडेट जो मतदाता है वो 5-6 जने मिलकर अपनी तरफ से गाड़ी करके लेके जाए तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भाई अपना खर्चा लेकर के, तो कोई मर्जी है, भले अकेला जाए, भले 2 जने जाए, भले पूरी बस लेकर के जाए। अच्छा, एक इसके साथ क्या, हर चुनावों के अंदर क्या किया जाता है, खर्चा निर्धारित किया जाता है कि आपको इतना ही खर्चा कर सकते हो, इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे। हर चुनाव में, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, है ना, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर एक मैक्सिमम लिमिट सेट की होती है कि आप इतना ही खर्चा कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा खर्चा कहीं करते हो, ज्यादा खर्चा दिखाते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने भ्रष्टाचार किया है, कोई ना कोई गलत जगह पे आपने वो पैसा यूज किया है ना। तो वो भी किसमें माना जाएगा, करप्ट प्रैक्टिस के अंदर माना जाएगा। उसके बाद देखें, राजपत्र अधिकारियों, पुलिस, सशस्त्र बलों, आबकारी अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की सहायता प्राप्त करना। ये भी अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मैं अगर कोई नगर पालिका का मेयर हूं, है ना, या फिर मैं कोई मेयर के पद पे बैठा हूं या अध्यक्ष के पद पे बैठा हूं। अगर मैं क्या करता हूं, अब मेरे को पता है मेरी जानकारी अच्छी खासी हो जाएगी, आबकारी विभाग में अच्छी जानकारी हो जाएगी, राजस्व विभाग में अच्छी जानकारी हो जाएगी, पुलिस वालों के साथ अच्छी जानकारी हो जाएगी, या मेरे अगर मैं थोड़ा अच्छा नेता के साथ में जानकारी, तो पुलिस वालों से भी सेना से मेरी अच्छी जानकारी होगी। तो उस समय पे क्या किया जा सकता है, एक दूसरे कैंडिडेट को या फिर मतदाता को डराया धमकाया जा सकता है ना। जैसे मान लो कोई एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, मैंने उस कैंडिडेट को बोल दिया कि तू खड़ा हो रहा मेरे सामने, कोई बात नहीं, देखता हूँ। उसी टाइम पे उसके घर पे छापे छापे पड़ने लग जाएंगे, है ना। तो ये आपने सुना होगा कि खूब सारे छापे पड़ते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे की चीजें। अच्छा, मतदान के अधिकार में हस्तक्षेप किए बिना सार्वजनिक नीति की घोषणा व सार्वजनिक कार्रवाई का वादा करना अनुमत है। ये ध्यान रखना एक चीज को कि अगर अपन चुनाव के अंदर कोई गड़बड़ी न करें, चुनाव के अंदर जो निष्पक्षता है वो सही रूप से बनी रहे, हम उनको छोड़ करके अलग से हम सार्वजनिक रूप से कोई वादा करते हैं तो वो हम कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से कैसे वादा, जैसे ऐसे नहीं कि अगर मैं नौकरी लगे, अगर मैं ये बन गया, इस पद पे आ गया तो मैं तेरे को नौकरी लगा दूंगा। एक बंदे को नौकरी के लिए नहीं कर सकते आप पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए या पूरे के पूरे सार्वजनिक रूप से आप कोई घोषणा कर सकते हो। आप सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकते हो कि हम मंदिर बनाएंगे, आप सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकते हो कि हम गरीबों में चावल बंटवाएंगे, आप सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सकते हो हम गैस पे सब्सिडी बढ़ा देंगे, गैस के दाम कम कर देंगे, हम पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, हम जीएसटी को खत्म कर देंगे, हम ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, ये लागू कर देंगे। हम सारी सारी चीजें घोषणाएं कर सकते हैं जो सार्वजनिक हित में हो, ये आप कर सकते हैं। ये करप्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं माना जाएगा। तो मोटा मोटा तौर पे धारा 29 समझ आई आपको कि करप्ट प्रैक्टिस है क्या एक्चुअल में, उसको उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा रूप से समझाया है। समझ गई चीजें, मेरे साथ समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। दीवानी अदालत मतदाता सूची, वार्ड चुनाव आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना बस। जो दीवानी अदालतें होती है वो क्या नहीं कर सकती है, इनके मामले, इनके संबंधित किसी मामले में सुनवाई नहीं कर सकती। हाँ, आप जिला मजिस्ट्रेट है उनके सामने जाकर के अपनी समस्या सुना सकते हो, उनके सामने याचिका जारी कर सकते हो। वो हम आगे अगली धारा के अंदर देखेंगे कि क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, कैसे उसके बाद आप उसके अलावा हाई कोर्ट में कैसे जा सकते हो। तो सिंपल से ये बात है, दीवानी जो अदालतें हैं उनको मतदाता सूची से संबंधित या फिर वार्ड से या चुनाव इत्यादि मामलों में कोई सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। हाँ, इस अधिनियम के नियमों के तहत चुनाव को चुनौती दी जा सकती है कि इस नियम, कुछ नियम लिखे हुए हैं कि वो नियम की पालना बिल्कुल रूप से नहीं हो रही है, तब आप जाकर के वहां पे केस कर सकते हो, उनको चुनौती दे सकते हो चुनावों को, अगर वो नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है। तो मोटे तौर पर सिंपल सी बात है कि दीवानी अदालत है उसको मतदाता सूची, वार्ड चुनाव इत्यादि से संबंधित मामलों में
सुनवाई का अधिकार नहीं है, उससे बाहर रखा गया उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धारा 31 निर्वाचन याचिका। अच्छा, निर्वाचन याचिका क्या होती है? मान लीजिए जैसे अभी अपने दीवानी न्यायालय है, उनको तो अपने क्या कर दिया, दीवानी अदालतों को तो इससे अलग कर दिया। अब मान लो कोई दिक्कत हो ही गई, मेरे को दिक्कत हो गई कि मेरे को इन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि मैं अयोग्य था ही नहीं, या कोई दूसरा कैंडिडेट जीत गया है, वो क्या है उस कैटेगरी का ही नहीं, जैसे एसटी की सीट थी, वो एसटी का बंदा नहीं है, फर्जी उसने डॉक्यूमेंट लगाए, या कोई बंदा है जिसकी एज 21 साल पूरी नहीं हुई है ना, तो खूब सारे केस बनते हैं इस प्रकार के। अगर मान लो ऐसा कोई केस बनता है तो हम जा किसके पास सकते हैं? तो हम जा किसके पास सकते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है, जिला न्यायाधीश के पास में। किसके पास जा सकते हैं? जिला न्यायाधीश के पास में जा सकते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश के पास कैसे कैसे, जैसे सदस्य की योग्यता या अयोग्यता का कोई केस हो, तब हम क्या कर सकते हैं, जिला न्यायालय के पास में जा सकते हैं, जिला न्यायाधीश के पास में जा सकते हैं, उनको जाके बता सकते हैं कि भाई ये चीजें हमारे को समस्या आ रही है यहाँ पे। भ्रष्ट आचरण से संबंधित, जो अभी अपन 2 मिनट पहले भ्रष्ट आचरण देखा है, अगर वैसा कोई भ्रष्ट आचरण कर रहा है तो हम किसके पास जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, है ना, जिला न्यायाधीश के पास जा सकते हैं। नामांकन की अनुचित अस्वीकृति, अगर मान लो किसी बंदे ने जाकर के नामांकन दर्ज करवाने के लिए गया, उसका वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? वो कोई कारण नहीं बता रहे ढंग से, वो कह रहे बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसे करके जो कैंडिडेट है उसको भगा दिया उनको। तब वो कहां पे जाएगा? सीधा जिला न्यायाधीश के पास में जाएगा। अनुचित रूप से वोट को स्वीकार करना, रद्द करना या अस्वीकृत करना, मान लो बैलेट पेपर से कोई हो रहा है, चुनाव हो रहा है ना, एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है, किसी कैंडिडेट ने क्या किया, यहाँ पे मोहर लगा दी, मान लो ना, किसी व्यक्ति ने, तो मतदाता था, उसने गलती से यहाँ पे मोहर लगा दी। अब जो वहां पे गिनती करने वाले, उन्होंने इसको मान लिया, किन्हीं ने इन्होंने इसको वोट दिया था, है ना, ऐसे कई कैंडिडेट, तो बंदा तो जीत जाएगा ये तो। या उन्होंने इसको मान लिया कि इसको दे गया था, तो किसको मान रहे हैं? तो इसके लिए क्या गया है, अनुचित रूप से वोट को स्वीकार करना, रद्द करना या अस्वीकृत करना, या फिर इसको जैसे मान लो यहाँ पे लगी है मोहर, उन्होंने कहते नहीं नहीं ये तो गलत है, ये थोड़ा सा आधा बाहर है आधा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई अधिकारी काम करे या गिनती करने वाले काम करें, तो उनके खिलाफ भी हम क्या जा सकते हैं? जिला न्यायाधीश के पास जा सकते हैं। सिंपल सा समझो, धारा 31 क्या कह रही है कि अगर हमारे को कोई दिक्कत होती है, चुनाव से संबंधित किसी मामले में दिक्कत होती है, तो हम भाई करेंगे क्या? हम जाएंगे कहाँ पे, है ना? तो हम जाएंगे कहाँ पे? जिला न्यायाधीश के पास में। अब वो कोई भी काम हो सकता है कि मान लो कोई वोटों में गिनती की कोई हेरफेरी होगी हो, या फिर हमारा नामांकन दर्ज नहीं कर रहे हो, या फिर किसी गलत कैंडिडेट को विजय घोषित कर दिया हो, या फिर आप वोटों की गिनती सही तरीके से नहीं कर रहे हो, वोटों के अंदर गिनती करते टाइम कोई गड़बड़ी हो रही है ना, जो भी शिकायतें, जनरल जो भी शिकायतें होती है, वो सारी शिकायतें किसके पास लेके जा सकते हो? जिला न्यायाधीश के पास लेकर के जा सकते हो। सिंपल सी बात ये कही गई है ना? तो क्या क्या हो जाएगा? सदस्य की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न हो, भ्रष्ट आचरण से संबंधित प्रश्न हो, नामांकन की अनुचित अस्वीकृति हो, या अनुचित रूप से वोट को स्वीकार करना, रद्द करना या अस्वीकृत करना, इस अधिनियम के नियमों की अनुपालना नहीं करना, जो अधिनियम है तो अपन पढ़ रहे हैं उसके नियम से अनुपालना नहीं की जा रही हो, विजेता के स्थान पर अन्य उम्मीदवार को बहुमत होना। जीत को यही रहा है, वो कह रहा है कि नहीं साहब मैं जीत रहा हूँ, वहां पे गलत उन्होंने वोटिंग की, आप दोबारा से कराओ, या मेरे को कोई दिक्कत है यहाँ पे, बस ये इस निर्वाचन याचिका के अंदर आएगा। निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है? जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। समझाइए यहाँ तक से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अपन, जिला न्यायाधीशों के आदेशों के विरुद्ध अपील। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, मानते हैं ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है, ए कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया गया, बी कैंडिडेट जाता है और जाकर के जिला न्यायाधीश के पास जाता है, उनको जाके ये बोलता है कि साहब ऐसे ऐसे करके गलत बात है, और ये बंदा क्या है, गलती से इसको जिताया है, जबकि विजेता कौन हूं? मैं हूं। जिला न्यायाधीश ने कहा ठीक है भाई, और इन्होंने क्या कर दिया, अपने हिसाब से जो भी थोड़ा मोटा देखा वो इसको गलत कर दिया और इसको क्या कर दिया, विजयी घोषित कर दिया। अब ये कैंडिडेट कहां जाएगा? ये कैंडिडेट जा सकता है जिला न्यायाधीश के विरुद्ध हाईकोर्ट में जा सकता है। कहां पे जा सकते हैं? हाईकोर्ट में। ये बात लिखी है, जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर हम कहा जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और वहां जाकर के हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय क्या करेगा? सबसे पहले जाते सारी जो ये प्रक्रिया है ना,
इसको विजयी कर दिया, इसको सबसे पहले तो इसको एक बार क्या निरस्त करेगा कि ये बंदा जाकर शपथ वपथ कुछ नहीं लेगा। एक बार के लिए इस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, ठप किया जाता है, रोका जाता है। एक बार के लिए आप थमो महाराज, हम क्या करते हैं पहले जांच करते हैं, कुछ देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद में हाई कोर्ट क्या करेगा, केवल 3 माह के अंदर, कितने टाइम के अंदर, 3 माह के अंदर अपना फैसला सुनाएगा, और उस फैसले के बाद में क्या होगा, जो भी फैसला आएगा उसको बाद में मानना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जब हमारे को कोई दिक्कत हुई है तो दीवानी अदालतें उसके अंदर कोई हस्तक्षेप उसमें काम नहीं कर सकती है। हमें किसके पास जाना पड़ेगा, तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास, जिला न्यायाधीश के पास में, लिखित में हमारे को पूरी पूरी बताना पड़ेगा। अगर जिला न्यायाधीश ने हमारे पक्ष में या विपक्ष में कोई फैसला दे दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पक्ष में दे दिया है या विपक्ष में दे दिया तो हम क्या करेंगे, जाकर के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में कितने दिनों में जा सकते हैं, 30 दिन के अंदर जाना होगा हमारे को। अच्छा, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जो पहले वाला फैसला उसको क्या कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, उसको एक बार के लिए निलंबित कर सकता है, उसको एक बार के लिए ठप कर सकता है कि अपन एक बार रुको, हम हमारी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अच्छा, हाईकोर्ट को जवाब कितने दिनों में देना होगा, या हाईकोर्ट उसमें कितने दिनों में कार्रवाई करेगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी, केस को निस्तारित कर दिया जाएगा, केस के अंदर फैसला लेके आ जाएगा। समझ आएगी चीजें। तो धारा 32 के बारे में पता लग गया, अब आगे देखते हैं। समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने पर दशा में प्रक्रिया, यदि कुल सदस्यों के 2/3 या अधिक सदस्यों का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार नगर पालिका को भंग कर देगी। सिंपल सी बात है, अगर चुनाव में कहीं गड़बड़ी हुई है और किसी बंदे ने जाकर एक केस कर दिया कि भाई साहब जितने भी ये कैंडिडेट खड़े होते हैं, जितने वार्डों में चुनाव हुआ है वहां पे क्या है, सभी जगह पे करप्ट प्रैक्टिस यूज की गई है और गलत तरीके से चुनाव जीते गए यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, राज्य सरकार चाहे तो उसको पूरे पूरे को क्या कर दिया जा सकता है, निरस्त कर सकते हैं। चार मान लो 40 सीटें हैं, तो 40 की 40 सीटें अगर मान लो खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको राज्य सरकार क्या करेगी, पूरी पूरी नगर पालिका को क्या कर देगी, भंग कर देगी। राज्य सरकार क्या करेगी, पूरी पूरी नगर पालिका को भंग कर देगी। इवन पूरी की 100% नहीं, अगर 1/3 भी, कितनी, सॉरी 2/3, 2/3 से अधिक, मान लो 2/3, अगर इतने कैंडिडेट भी अगर उसके अंदर हो जाते हैं कि भ्रष्ट आचरण में पाए जाते हैं तो पूरी पूरी नगर पालिका को भंग कर दिया जाएगा, वापस से इसके क्या होंगे, फिर चुनाव होंगे। समझ आ रही है चीजें। देखो मैं बताता हूँ, एक बार तो पता है क्या होता है, हम एक्ट को पढ़ते हैं, एक्ट को पढ़ने के बाद फिर उसकी कुछ लैंग्वेज बनानी होती है, वो लैंग्वेज बनाते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है आपको एक जनरल व्यू में समझाने का। तो अभी क्या चल रहा है अपना, जनरल व्यू में समझाने का। ये आपने देख लिया कि कुल सदस्यों के 2/3 आपको समझ आया, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको समझते सीधा सीधा 100 कैंडिडेट है, ठीक है, उसमें से अगर मान लो 66 कैंडिडेट या 67 कैंडिडेट या फिर 70 कैंडिडेट के बारे में ये पता लग जाता है कि इन्होंने भ्रष्ट आचरण से चुनाव को जीता है, तो राज्य सरकार चाहे तो पूरी की पूरी नगर पालिका को भंग कर दे, सारी सीटें रद्द हो जाएगी, उस टाइम पे दोबारा सिलेक्शन होगा। इतनी सी बात लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या है, यदि कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक या सभी सदस्यों का चुनाव शून्य घोषित हो जाता है तो राज्य सरकार नगर पालिका को क्या कर देगी, भंग कर देगी, वापस से इनके क्या होंगे, चुनाव होंगे। मेरे हिसाब से समझ आ गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता, सिंपल सी बात है, अगर हाई कोर्ट ने या जिला जो अदालत है, जिला न्यायाधीश है, उन्होंने कोई फैसला सुनाया है, उनके खिलाफ अगर हायर में कोई कार्रवाई के लिए नहीं गए हैं तो इनका ही फैसला क्या हो जाएगा, अंतिम होगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो अपन गए जिला न्यायाधीश के पास गए, उनको जाकर के चीजें बताई कि साहब ऐसे ऐसे करके हमारे साथ हुआ है, तो आप इसके बारे में फैसला सुनाओ। जिला न्यायाधीश ने कोई फैसला सुना दिया, वो मेरे को मंजूर है, अगली पार्टी को मंजूर है, कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई तो उनका फैसला क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। अगर हाईकोर्ट में चले गए, उनका फैसला बाद में क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा, है ना। तो अपन जहाँ पे अपन रुक गए, सिंपल सी बात है, ये तो अंडरस्टूड मैटर है कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के आदेश अंतिम होते हैं। अगर उनको चुनौती नहीं दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है तो भाई अपर अदालत में चल जाएगा, ऊपर वाली अदालत में चला जाएगा। समझाया चीजें। धारा 34 बिल्कुल छोटी सी धारा थी एकदम। 35 निर्हरताएं, सदस्य को चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने पर 6 साल के लिए क्या किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप ज्यादातर केस के अंदर देखोगे 6 साल के लिए बैन किया जाता है। अगर जो अभी बताया था भ्रष्ट आचरण जो हुआ है ना, आप देखो लाइन टू लाइन देखना आगे धीरे धीरे की क्या चल क्या रहा है इसके अंदर। सिंपल सा देखो, हमने सबसे पहले क्या चीज देखी कि भ्रष्ट आचरण किसे कहते हैं, भ्रष्ट आचरण किया तो क्या होगा, कौन सी अदालत उसे फैसला सुना सकती है,
अगर उसका फैसला नहीं मंजूर तो हमें किस अदालत के पास जा सकते हैं, और अगर दोनों का ही हो गया तो हमारे पे फिर कार्रवाई क्या हो सकती है। अच्छा ये बताओ, अगर हम भ्रष्ट आचरण में पकड़े गए तो हमारे साथ क्या कार्रवाई होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भ्रष्ट आचरण करता है बंदा, तो उसको सिंपल क्या कर दिया जाएगा, 6 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। हाँ, 6 साल के लिए अगर उसको बैन किया है, बाद में चाहे अगर कोई बंदा आता है वापस से चुनाव आयोग के पास आता है कि देखो मेरी गलती से हुआ ये काम, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, आप क्या करो मेरी जो 6 साल की सजा है उसको कम कर दो। तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, उसकी 6 साल की सजा को माफ भी कर सकता है, 6 साल से 5 साल कर सकता है, 6 साल से 3 साल कर सकता है, बिल्कुल माफ भी कर सकता है। लेकिन ये उसको बकायदा पूरा लिखित ब्यौरा देना होगा कि ये ऐसा केस हुआ था, ऐसे ऐसे करके ऐसे बातचीत हुई थी, इस वजह से हमने क्या किया, इसको इसका बैन हटाया है यहाँ से। ये अपन पढ़ेंगे अगली धारा के अंदर। 35 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सदस्य को चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण के लिए कितने साल के लिए दोषी अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है, 6 साल के लिए। नेक्स्ट क्या है, निर्हरता को हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। क्या है, एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन लिखित में अयोग्यता को दूर कर सकता है। ध्यान रखना, लिखित में लिख करके देगा कि हमने इसकी क्यों जो अयोग्यता है उसको खत्म किया है, तो लिख के देगा, उसी समय पे सारी सारी चीजें कंप्लीट हो पाएगी। समझाएगी चीजें। चलो आगे देखते हैं। छोटी छोटी धाराएं हैं, ज्यादा इन पे मत्था मारने की आपको दिक्कत है नहीं। 37 देखो, धारा 37 पद की शपथ। अब एक महीने के अंदर लगभग क्या लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए जो कैंडिडेट चीजें हैं वो देखो, नया चुनाव हुआ हो, उपचुनाव हुआ हो, या फिर मनोनीत हुई हो, है ना। नामांकन की जगह क्या होगा, मनोनीत, मनोनयन। नामांकन, नामांकन भी कर सकते हो, लेकिन आप मनोनीत अगर शब्द इसके लिए यूज करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। नया चुनाव, उपचुनाव या फिर मनोनीत, सिंपल सी चीजें। अगर मान लो नया चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, नया चुनाव हो रहा है, तब क्या होगा, उस समय पे जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे वो नगर पालिका की पहली बैठक से लेकर के अगले 1 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, शपथ लेनी होगी। कितने टाइम के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर उनको क्या लेनी होगी, शपथ लेनी होगी। समझाई चीजें। अच्छा, वहीं अगर उपचुनाव हो रहा है, मान लो कोई कैंडिडेट है तो उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर कैंडिडेट है जिसने इस्तीफा दे दिया, या कोई कैंडिडेट है जिसको हटा दिया गया है, हटाने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव होने की जिस तिथि को उपचुनाव हो जाएंगे, उससे 1 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करने होंगे, शपथ लेनी होगी। और तीसरा क्या होता है, मनोनीत, जिनका नामांकन सीधा आया हो या फिर मनोनीत किसी व्यक्ति को किया हो, तो वो क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को मनोनीत किया जा रहा है तो मनोनयन के अंदर क्या होगा, जिस दिन उसको मनोनीत किया जा रहा है उससे लेकर के अगले 1 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा, शपथ लेनी ही लेनी होगी। तो समझ आई चीजें क्या है तीनों के लिए एक एक महीने का प्रावधान, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग है। पता कैसे, जैसे नया चुनाव हो रहा है तो उसके अंदर जिस दिन पहली बैठक होगी, भाई नगर पालिका की चुनाव होते सारी क्या होता है, लगभग 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही पहली बैठक हो जाती है। जिस दिन वो पहली बैठक हुई उस बैठक के 1 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, शपथ लेनी होगी। अगर कोई उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव तो बैठक बैठ तो पहले चल रही है, उपचुनाव हुआ तो जिस दिन उपचुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा, शपथ लेनी होगी। या फिर अगर किसी व्यक्ति को मनोनीत किया जा रहा है, मनोनीत तो कभी भी कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को मनोनीत किया जा रहा है तो उस व्यक्ति के मनोनयन की तिथि के 1 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, शपथ लेनी होती है। अगर कोई व्यक्ति 1 माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसकी सीट क्या मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी। तो ये हमारी धारा हो चुकी है, कौन सी, 37 धारा हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। त्याग पत्र, त्याग पत्र कैसे होगा, सबसे पहले सदस्य लिखित में इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा नहीं जाकर कह सकता है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं अपना काम आज के बाद नहीं करूंगा, तुम जानो तुम्हारा जाने काम, नहीं भी ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, बकायदा लिखित में हमारे को देना होगा कि हम क्या करें, इस्तीफा दे रहे हैं। लिखित में कैसे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, है ना, मजिस्ट्रेट से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एडिशनल जो मजिस्ट्रेट है उससे जाकर के हमें क्या करना होगा, इस्तीफे पे साइन करवाने होंगे, सत्यापित कराना होगा, है ना। उसके बाद त्याग पत्र हम किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप किसी आपको त्याग पत्र देना है, सबसे पहले तो लिखित होना चाहिए। लिखित के ऊपर सबसे पहले साइन किसके होंगे, साइन होगा किसके, एडिशनल मजिस्ट्रेट के साइन होंगे। उसके बाद आप त्याग पत्र दोगे किसको जाकर के, अध्यक्ष को जाकर के क्या करोगे, त्याग पत्र दोगे। अच्छा, त्याग पत्र 15 दिनों के बाद में या अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत जो भी पहले हो प्रभावी हो जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है, मान लो आपने त्याग पत्र दिया 1 जनवरी को, ठीक है, आपने 1 जनवरी को क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब मान लो
अध्यक्ष है उसने 2 तारीख को ही क्या कर दिया, आपका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी सदस्यता 2 तारीख को क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो आपने 1 तारीख को इस्तीफा दिया और इस अध्यक्ष ने 30 तारीख तक ही क्या कर दिया, आपका इस्तीफा एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो आपको 15 तारीख के बाद में, 15 जनवरी के बाद में आपको पदमुक्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पदमुक्त माना जाएगा कि आपने अपने पद से इस्तीफा दे चुके, आप अपने आप को हटा हुआ ही माना जाएगा। चाहे वो एक्सेप्ट 20 दिन बाद करे, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद करे, 2 साल बाद करे, चाहे आपके ने इस्तीफा देने के 15 दिनों बाद में आपको क्या माना जाएगा, पदमुक्त माना जाएगा। या फिर अध्यक्ष आपका जब भी इस्तीफा एक्सेप्ट करे, चाहे दूसरे दिन करे, चाहे उसी दिन कर ले, चाहे 5 दिन बाद कर ले, 15 दिन से पहले पहले जब भी करेंगे, तब तो किसकी प्रायोरिटी होगी, अध्यक्ष वाले की। नहीं तो 15 दिन बाद आपको क्या माना जाएगा, पदमुक्त ही माना जाएगा। आज लगभग आप 10 धाराएं पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं, एक एक दो दो बार इनको पढ़ना। और मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को, अंदर का मटेरियल आपको याद करना है। अभी के लिए किस धारा में क्या चीज लिखी हुई है, ये हम ट्रिक के माध्यम से आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही 50 धाराएं हो जाए, हम क्या करेंगे, ट्रिक को पढ़ना शुरू करें। 1 या 2 क्लास के अंदर पूरा ट्रिक से याद करेंगे अपन। ठीक है, तो अपने को चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा धाराएं हो जाएगी, आपको भी याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। छोटी क्लास हो ताकि आपको क्या बार बार रिकॉल कर सको, बार बार क्या कर सको, रिवीजन कर सको। हम देखेंगे एक दिन एक क्लास सकेंगे जिसके अंदर पूरी की पूरी धाराएं यहाँ तक की है। जैसे अपनी ये भाग 2 खत्म होता है, अध्याय 2 खत्म होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस इसका एक बार के लिए क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट पूरी पूरी याद हो जाए, है ना। एक क्लास 1 डेढ़ घंटे क्लास होगी जिसके अंदर पूरा पूरा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।